हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का अतीत से वर्तमान का अध्याय 5 शिल्प एवं उद्योग का सारा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जितना भी अभ्यास का प्रश्न उत्तर है सारा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, सही विकल्प को चुनें। तो इसमें है प्रश्न 1 में 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन में है वस्त्र उद्योग, कोयला उद्योग, लौह उद्योग, जूट उद्योग। तो इसका उत्तर होगा वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना कब हुई। इसका ऑप्शन है 1920, 1927 में, 1938 में, 1948 में। इसका उत्तर होगा 1927, सन 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था। ऑप्शन में है गुजरात, आंध्र प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र। इसका उत्तर होगा बंगाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 में, सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए। ऑप्शन में है मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए। तो इसका उत्तर होगा अपने आर्थिक लाभ के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई। ऑप्शन में है 1818 ईस्वी में, 1920 में, 1938 में, 1947 में। तो इसका उत्तर होगा 1920 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में, निम्नलिखित के जोड़े बनाए, यानी मैच द फ्लोइंग। इसमें आपको मिलान करना है। इसमें दिया हुआ तो इसका उत्तर होगा जूट उद्योग का बंगाल, ऊनी वस्त्र उद्योग कश्मीर, जामदनी बुनाई लखनऊ, लौह उद्योग जमशेदपुर और नील बागान उद्योग चंपारण। अगला प्रश्न है, आइए विचार करें में से प्रश्न 1, कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, जिससे उनके आयात को इंग्लैंड में रोक लगा दी गई। फिर उसके बाद है कैलिको अधिनियम बनाने के पीछे अंग्रेजों के उद्देश्य थे। एक तो अपने उद्योग को बढ़ावा देना, दूसरे भारतीय उद्योग को हानि पहुंचाना, जिनमें उनको सफलता भी मिली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में, मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा भारतीय उत्पादों की इंग्लैंड में बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था। तब मुक्त व्यापार की नीति द्वारा अन्य अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। इस नीति के तहत आयात निर्यात में भेदभाव भी इंग्लैंड के द्वारा किया गया। भारत में इंग्लैंड के माल आने पर कोई कर नहीं लगता था, पर भारतीय माल की इंग्लैंड में बिक्री पर आयात पर कर लगाया जाता था, जिससे भारतीय माल महंगा बिके और इसे प्रकार ना के बराबर बिके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में, भारतीय उद्योगपतियों को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थी।
तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। सन 1854 में बंगाल पहला सूती वस्त्र का कारखाना कावास जी नानाजी दाभार नामक एक पारसी ने स्थापित किया। सन 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिले स्थापित हो चुकी थी। इन कारखानों के लिए मशीन विदेशों से मंगाई जाती थी। भारतीय कपड़ा उद्योग की प्रगति ने विदेशों को चिंता में डाल दिया। भारतीय उद्योगपतियों के सामने समस्या यह थी कि यदि इसी तरह अंग्रेज सरकार ने भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य करती तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। अतः उन्होंने मांग की कि इंग्लैंड से आ रहे कपड़े पर सरकार विशेष कर लगाए ताकि वे भारत में यहाँ के बने हुए कपड़े से महंगा बिके। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसी नीति अपनाई कि भारत का औद्योगिक विकास धीमा रहे। साथ ही अंग्रेजों के निर्देश पर उच्च ब्याज दर पर किसान भारतीय उद्योगपतियों को कर्ज देते थे, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4, मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया गया? उन नियमों का मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। भारतीय उद्योगपति भारतीय मजदूरों से 15-16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक काम कराते थे। उन्हें कोई सुविधा भी नहीं देते थे और बेहद कम मजदूरी देते थे। अतः मजदूरों ने हंगामा और हड़ताल कर दिया। भारतीय उद्योगपतियों ने उनकी मांगों को नहीं माना। उनकी मांगों को मानने का मतलब होता मालिकों का खर्च बढ़ जाता और कारखानों में बनी वस्तुओं का दाम बढ़ जाता। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बनी वस्तुएं सस्ती और भारत में बनी वस्तुएं महंगी हो जाती और भारतीय उद्योग का विकास धीमा पड़ जाता। अपने स्वार्थ के लिए इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने भारतीय मजदूर का साथ दिया। अंग्रेजी सरकार ने सन 1881 में मजदूरों के हित में पहली बार नियम बनाए, जिससे मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरों दरों को निश्चित कर दिया, जिससे उनकी स्थिति में और सुधार आने लगा। उनके काम में घंटों में कमी की गई। साप्ताहिक अवकाश दिया गया। काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा देने का नियम भी बनाया गया, जिससे मजदूरों की स्थिति पहले से सुधरी। आइए करके देखें। में प्रश्न 1 है, 18वीं शताब्दी के भारत के मानचित्र को देखकर यह बताइए कौन सा राज्य सूती कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था? उसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला है क्वेश्चन, इस पाठ के आधार पर यह बताइए कि मजदूरों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। मजदूरों को अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। आंदोलन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हमारा अतीत का अध्याय 5 शिल्प एवं उद्योग का सारा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।